Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3 मैट्राइजेस की मिससेलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको a इक्वल टू 0 0 1 0 शो दैट ए आई प्लस बी ए रेस टू एन equals to a raised to n I plus n a n minus 1 dot b a where I is identity matrix आपको बोला गया है of order 2। तो मिससेलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके अंदर टोटल 4 सम ऐसे हैं जो पीएमआई के बेस है। पीएमआई माने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पीएमआई के ये जो सम है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, पीएमआई के ये जो सम है उसके अंदर हम फॉलो करेंगे ये वाला पाथ जिसके हिसाब से हम अपने सम करने वाले हैं। तो ये जो पाथ है वो क्या रहेगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे p ऑफ 1, उसके बाद करेंगे p ऑफ k और उसके बाद करेंगे p ऑफ k प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसमें हमें पता है कि p ऑफ k को ऑलरेडी हमें ट्रू ले लेना है, मतलब p ऑफ 1 तो प्रूव हो जाएगा, p ऑफ k हमें ट्रू ले लेना है। उसके बाद जो LHS है उसको सॉल्व करते जाना है और RHS को प्रूव करना है, सो दैट वी कैन कंक्लूड दैट p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है p ऑफ 1, तो ए आई प्लस बी ए रेस टू 1, तो उसका मैंने सोल्यूशन किया है दैट ए आई प्लस 1, मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे n की जगह पे मैंने सिर्फ 1 रख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए आई प्लस बी ए रेस टू 1 इक्वल्स टू ए रेस टू 1 आई प्लस 1 ए रेस टू 1 माइनस 1 बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ गया वो। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ए आई का ए आई ही रहा 1 रेस टू 1 ए रेस टू 1 माइनस 1, मतलब ए रेस टू 0। अभी किसी का भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे जो पेंडिंग रहा दैट इज बी ए। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया दैट ए आई प्लस बी ए इक्वल टू ए आई प्लस बी ए, सो एन इक्वल टू 1 इज ट्रू। ओके, अभी हम आगे देखते हैं दैट इज पी ऑफ के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो एन था उसकी जगह पे मैंने के रख दिया है। सो ए आई प्लस बी ए रेस टू के इक्वल्स टू ए रेस टू के आई प्लस के ए रेस टू के माइनस 1 और बी है, और मुझे पता है कि पी ऑफ के को हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि वो ट्रू है ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिख देंगे दैट पी ऑफ के इज ट्रू। अब हम देखते हैं पी ऑफ के प्लस 1, मतलब ये जो है वो हमारा रिजल्ट नंबर 1 हो गया जिसका यूज हम के प्लस 1 में करेंगे। फॉर पी ऑफ के प्लस 1 ए आई रेस टू बी ए के प्लस 1 इक्वल्स टू ए आई प्लस बी ए रेस टू के प्लस 1 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने कन्वर्ट किया है। कैसे किया है, अगर मेरे पास ए रेस टू के प्लस 1 है, ठीक है, तो उसको मैं लिख पाऊंगा ए रेस टू के डॉट ए, मतलब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल के हिसाब से सेपरेट कर रहा हूँ तो ए रेस टू के डॉट ए इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की है, ए आई प्लस बी ए रेस टू के डॉट ए आई प्लस बी ए रेस टू 1। तो फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1 व्हाट वी कैन से, हमें पता है कि ए आई प्लस बी ए रेस टू के जो है उसकी जगह पे हम ए रेस टू के आई प्लस के ए रेस टू के माइनस 1 बी ए लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए रेस टू के आई प्लस के ए रेस टू के माइनस 1 बी ए आई प्लस बी ए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। सिंपल है कि ये जो ए आई है इनको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, बी ए है उसको भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में जा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स इतने सारे हैं तो वो आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट एक्चुअली रियलिस्टिक में जब आप इसको काउंट करोगे तब आपको पता चलेगा कि सम में कुछ उतनी दिक्कत आ सके ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत ही सिंपल वे पे जा रहा है कि अब हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए रेस टू के डॉट आई, ए रेस टू आई, तो ए रेस टू कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो ए रेस टू के इंटू ए रेस टू 1, तो ए रेस टू के प्लस 1। ठीक है, आई इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम 1 के तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो यहाँ पे आई की जगह पे आई ही रहेगा। गलती से आई स्क्वायर नहीं लिखना है हमें। ओके, नेक्स्ट के ए रेस टू के माइनस 1 इंटू बी ए है, उसका मल्टीप्लीकेशन हम ए आई से करेंगे, तो वो क्या हुआ दैट के ए रेस टू के बी ए आई प्लस ए रेस टू के बी आई है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हुआ और बी ए इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा के ए रेस टू के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 0 0 1 0। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। ए इंटू ए अब जब मैंने किया तो वो आंसर आ गया 0 0 0 0।
तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया तो क्या होगा, ये पूरी टर्म है वो चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो पूरी टर्म आप देख सकते हैं यहाँ से चली गई। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो 2 टर्म है उसमें से कॉमन निकाला a⁴k ba, तो अंदर बाकी रहा k+1, हैंस प्रूव, मतलब कि जो RHS हमें लानी थी वो कंक्लूड हो गई। हमने क्या पाथ फॉलो किया आपको सिर्फ वो देखना है, पहले p(1), बाद में p(k), फिर p(k+1). k+1 में हमने LHS को सॉल्व करते गए तो लास्ट में स्टूडेंट्स RHS हमें मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं सिमिलरली PMI का सेकेंड सम। ठीक है, सेकेंड सम आपकी बुक में दिया गया है दैट a = 1 1 1 1 1 1, प्रूव दैट a⁴n = दिस। तो अगेन वही फंडा हम लेने वाले हैं, p(1) मैंने ले लिया 3⁻0, मतलब किसी का भी पावर अगर 0 आ रहा है तो 0 किसी का भी पावर होगा तो 3⁻0 मतलब 1 हो गया, किसी का भी पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 प्रूव हो गया। ठीक है, मतलब a की वैल्यू मुझे मिल गई, सो आई कैन से दैट p(1) इज ट्रू। अभी मैं क्या करूँगा, दैट p(k) फाइंड करूँगा, दैट p(k) = a⁴k हुआ। तो क्या किया, सिंपल n की जगह पे यहाँ पे k रख दो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 3⁻k - 1 3⁻k - 1 3⁻k - 1। ठीक है, इसको मैंने रिजल्ट नंबर 1 ले लिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है p(k) मेरे को ट्रू ले ही लेना है, उसको मुझे प्रूव नहीं करने जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया p(k) इज ट्रू। ये जो रिजल्ट 1 है उसका हम यूज़ करेंगे पीछे p(k+1) में। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज p(k+1). ओके, तो अभी आगे जो बात हुई थी a⁴k+1 है उसको हमने कन्वर्ट किया a⁴k.a। ये कन्वर्जन क्यों चाहिए यहाँ पे, क्योंकि a⁴k की वैल्यू आपके पास आगे आ चुकी है, दैट इज हियर a⁴k, मतलब ये पूरी वैल्यू अब मैं वहाँ पे रख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट a.a⁴k के फॉर्म में किया है ये वाला स्टेप। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो वो हमें पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उसके हिसाब से क्या मल्टीप्लिकेशन होगा अभी हमें वो देखना है। तो 1 × 3⁻k, मतलब मैं एक मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखा रहा हूँ, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3⁻k - 1 दैट इज 3⁻k - 1 प्लस 1 × 3⁻k - 1 प्लस 3⁻k - 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इन तीनों का हम एडिशन करेंगे तो आएगा 3.3k - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो सभी का जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे मिला 3 × 3⁻k - 1 और ये वाला पूरा मैट्रिक्स मिल गया। ओके, अभी 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो उसका पावर 1 तो है ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैंने थोड़ा कंबाइन किया है, कैसे किया है अभी वो देखते हैं। 3⁻1 डॉट 3⁻k - 1 माने 3⁻k - 1 प्लस 1। अभी मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया है कि 3⁻k + 1 - 1 जस्ट उसकी जो जगह है वो मैंने शफल कर दी है, +1 को अंदर ले गया, -1 को बाहर ले आया। ठीक है, तो ये वाला स्टेप यहाँ पे हुआ है, दैट इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जो मुझे RHS प्रूव करना था वो वहाँ पे डिडक्ट हो गया, दैट p(k+1) इज ट्रू, क्योंकि ये जो 3⁻n था उसकी जगह पे अगर मैं k+1 रखता तो आंसर क्या आता, 3⁻k+1 - 1। तो वो वहाँ पे कंक्लूड हो गया दैट 3⁻k+1 - 1 दैट इज इक्वल टू योर RHS। सो p(k+1) इज ट्रू। Thus, by principle of mathematical induction, that is PMI, we can say that a⁴n equal to this. Again, question number 3, that is also based on principle of mathematical induction. Question दिया गया है, if a equal to this, then prove that a⁴n equal to this, where n is positive integer. ये मेरे को prove करना है। Okay, so again p(1) मैंने पहले ले लिया। ओके, सो p(1) मैंने लिया तो a⁴1 और ये जो हो गया मुझे वैल्यू मिल गई 3 1 -4 -1, तो p(1) ट्रू हो गया। ओके, उसके बाद p(k) लिया है हमने a⁴k = 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। हमें पता है कि इसको हमें ट्रू लेना ही है और इसको रिजल्ट नंबर 1 दे देना है हमें, क्योंकि इसका यूज़ पीछे होगा। अगेन a⁴k + 1, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही पाथ फॉलो हो रहा है, p(1), p(k) एंड p(k + 1). सो a⁴k + 1 तो हमने कन्वर्ट किया a⁴k.a⁴1।
ए रेस टू के की वैल्यू ये जो ऊपर मिली है वो यहाँ पे मैंने रख दी, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये मुझे डिजिट्स मिल गई। ओके, तो जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे ये वाली टर्म मिली 3 इंटू 1 प्लस 2k माइनस 4k इंटू 1। ओके, जब इसको मैंने सॉल्व किया 3 प्लस 2k माइनस 4 माइनस k 1 प्लस k माइनस 1 प्लस माइनस 2k, जब इसको मैंने सेट किया तो मुझे जो टर्म मतलब RHS में जो टर्म चाहिए वो यहाँ पे मिल गई। मतलब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करते करके आगे जाना है, जहाँ तक आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओ वहाँ पे जाके उसको छोड़ देना है। उसके बाद वहाँ पे आगे कुछ सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। जब वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, दैट टाइम यू कैन कंक्लूड दैट इट इज़ योर RHS, और वो प्रूव अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a रेस टू n इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 4n, n और 1 माइनस 2n कंक्लूड हो गया। ओके, इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दिया गया है दैट इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ab माइनस ba इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। गौर से देखिए, a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो a इक्वल टू a डैश होता है, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो a डैश इक्वल टू माइनस a हो जाता है। वो हमें याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे a और b दोनों सिमेट्रिक है, तो मैंने लिया लेट a डैश इक्वल टू a, b डैश इक्वल टू b। अभी प्रूव क्या करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डैश निकालेंगे, तो a b माइनस बी ए का डैश। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो x माइनस वाई का डैश है तो होता है x डैश माइनस वाई डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वही मैंने किया, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अभी हमें पता है कि अगर ए बी का डैश निकाले तो पीछे वाली टर्म होती है वो आगे आ जाती है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो बी डैश ए डैश, और यहाँ पे पीछे वाला आगे आ जाएगा तो ए डैश बी डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बी डैश की जगह पे मैं बी लिख सकता हूँ और ए डैश की जगह पे ए लिख सकता हूँ, दैट इज गिवन। ओके, सो बी ए माइनस ए बी यहाँ पे कंक्लूड हो गया। मैंने अभी क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाली तो वो हो गया ए बी माइनस बी ए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, मतलब नेगेटिव डिजिट आ गई। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होप यू are getting my points. Now question number 5. Show that the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। मतलब B dash AB है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम A को सिमेट्रिक ले रहे हैं तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर A को हमने स्क्यू सिमेट्रिक लिया तो ये वाला टर्म है वो स्क्यू हो जाएगा। मतलब अगर A को हमने लिया सिमेट्रिक तो बी डैश ए बी भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ये हमें प्रूव करना है। और ए को अगर हमने स्क्यू लिया, स्क्यू सिमेट्रिक, तो बी डैश ए बी है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक हमें प्रूव करना है। ये मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम ले रहे हैं दैट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिंपल है, ए इक्वल टू ए डैश। तो अगेन बी डैश ए बी का डैश। ओके, ये दो को अगर मैं एक टर्म कंसीडर कर लूँ तो ये वाली टर्म आगे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो ए बी का डैश और बी डैश का डैश, हमें पता है बी डैश का डैश बी हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, अगेन पीछे वाली टर्म आगे आ जाएंगी, तो बी डैश ए डैश डॉट बी हुआ। ओके, अभी हमने क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, तो बी डैश डॉट ए डैश बी हो गया। हमें पता है दैट वी कैन राइट ए इक्वल टू ए डैश, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, तो बी डैश ए बी, मतलब आप देख सकते हो बी डैश ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए बी, वो प्रूव हो गया। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें पता है ए डैश इक्वल टू माइनस ए लेना है, तो बी डैश ए बी का डैश, अगेन ए बी का डैश, बी डैश का डैश, अगेन बी आगे आ गया, बी डैश ए डैश डॉट बी डैश का डैश बी हो गया। अगेन यहाँ पे ए डैश की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, माइनस है, जो कि हमने ऊपर ए रखा था, बट यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम ए डैश की जगह पे माइनस ए रख देंगे।
माइनस साइन आगे आ गई और ये पूरा अंदर चला गया। सो बी डैश ए बी का डैश इक्वल टू माइनस साइन ऑफ बी डैश ए बी हो गया, तो ये नेगेटिव प्रूव हो गया। तो वी कैन से दैट इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक तो बी डैश ए बी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरे को 3 मैट्रिक्स दिए है, उसको मेरे को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहले हम उसका ऑर्डर लिख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रो और 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है और यहाँ पे 3 रो और 1 कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो पॉसिबल है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने ये 3 है और ये 3 है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसका जो आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 3 के फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मल्टीप्लिकेशन हम जब हम करते हैं तो 1 + 4 + 1 और ये इस हिसाब से 6, 2 और 4 मिल जाएगा। उसका मल्टीप्लिकेशन अब हम लास्ट वाले मैट्राइजेस से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर आप देखोगे तो 1 रो एंड 3 कॉलम, 3 रो इन 1 कॉलम, मतलब यहाँ पे ये 3 सेम है। तो आंसर जो है वो 1 क्रॉस 1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 4 + 4x। तो 4 + 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ a इक्वल टू 3, 1, -1 और 2 है, शो दैट दिस वन इक्वल टू 0। अभी ये टाइप का जो सम है वो हमें आगे की एक्सरसाइज में भी आ चुका है। हम क्या करेंगे, a² - 5a + 7i हमें यहाँ पे बोला गया है, तो हम पहले a² फाइंड कर लेंगे। a² मतलब सिंपल है a डॉट a, हमें पता है कि a इंटू a करेंगे 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3, 1 इंटू -1। ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1, 1 इंटू 2, अगेन -1 इंटू 3, 2 इंटू -1, -1 इंटू 1, 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिला ये वाला। ओके, अभी हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, दैट इज a² - 5a + 7i। सभी वैल्यू पुट ऑन कर दी, a² ये मिल गया, a ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, i यहाँ पे i2 होगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स चल रहा है। तो हमने यहाँ पे 1 0 0 1 ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिला 0 0 0 0। जो हमें प्रूव करना था 0, वो यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन वो सिमिलरली रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी आगे हमने क्वेश्चन देखा वही है। 3 मैट्रिक्स दिए हैं, हमें बोला है कि फाइंड एक्स। अगेन हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर मिला x - 2 -10, 2x - 8। अभी लास्ट वाले मैट्रिक्स से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो x इंटू x - 2 -10 इंटू 4 मतलब -40, 2x - 8 हो गया। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे मिला x² - 2x -40 + 2x - 8 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट मिला x² - 48 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 48। जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा +or -4√3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 जो कि प्रॉब्लम सम है। एक प्रॉब्लम सम है जो क्वेश्चन नंबर 10 के फॉर्म में हमें दिया गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट XYZ, वो 3 प्रोडक्ट बना रहा है, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट। ये तीनों प्रोडक्ट वो 2 मार्केट में सेल कर रहे हैं। एनुअल सेल्स हमें दिया है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000। अभी हमें क्या बोला है, हमें 2 चीज़ फाइंड करनी है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया इफ यूनिट प्राइस ऑफ तीनों प्रोडक्ट XYZ आर 2.5, 1.5 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। पहले क्वेश्चन में हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड करनी है, मतलब कि जब ये मार्केट 1 और मार्केट 2 दोनों में ये प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे तो टोटल कितना कमाएंगे। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल कितनी इनकम उनकी जनरेट होगी इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स में क्या बोला गया है, इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ अबाउ 3 कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज मतलब तीनों प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट 2, 1 और 50 पैसा है, देन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू और दूसरे क्वेश्चन में फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट, कि दोनों मार्केट में वो प्रोडक्ट्स क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है वो हमें फाइंड करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले ए वाला पोर्शन ले लिया कि टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें मुझे XYZ की वैल्यू दी है 2.5, 1.5 और 1।
ठीक है, अभी हम बारी बारी देखेंगे। पहले हम देखेंगे मार्केट 1 में क्या टोटल रेवेन्यू मिल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मार्केट 1 के अंदर हम क्या करेंगे, मार्केट 1 में हमें रेट दिया गया है 10,000, 2,000 और 18,000। तो 10,000, 2,000 एंड 18,000 यहाँ पे आ गया, और उसका मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, ये जो वैल्यू हमें दी गई है 2.5, 1.5 और 1। ठीक है, इसका हम देखते हैं तो ऑर्डर क्या होता है 1x3, जबकि इसका हो रहा है 3x1। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये पॉसिबल हो गया कि इसका जो आंसर आएगा वो 1x1 में आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको आप आगे और इसको आप पीछे नहीं लिख सकते, कंपलसरी इसको आपको आगे लिखना पड़ेगा और ये वाले मैट्रिक्स को आपको पीछे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू आवर नीड ऑफ सम। तो 10,000 इंटू 2.5, 2,000 इंटू 1.5, 18,000 इंटू 1, जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 46,000। मतलब XYZ जब मार्केट 1 में बिक रहा है तो टोटल रेवेन्यू जनरेट होती है 46,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही तीनों प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट 2 पे जाके फाइंड करते हैं कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। मैंने ले लिया मार्केट 2। मार्केट 2 के अंदर मुझे दिया गया है 6,000, 20,000 और 8,000। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 6,000, 20,000, 8,000। अगेन वही प्राइस मैंने रिपीट किया 2.5, 1.5 और 1। मल्टीप्लिकेशन किया, मुझे आंसर मिला 53,000। तो यहाँ पे पार्ट ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल रेवेन्यू हमें मिल गई मार्केट 1 की 46,000 और मार्केट 2 की वैल्यू जो हमें मिली, मतलब मार्केट 1 की वैल्यू मिली 46,000 रुपीज़ और मार्केट 2 की रेवेन्यू मेरे को मिली 53,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया, ए वाला पार्ट है उसका आंसर। अभी हम फाइंड करते हैं बी में, जो हमें बोला गया है कि फाइंड करो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन बोथ मार्केट। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे XYZ की वैल्यू दी है 2, 1 एंड 50 पैसा। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 2 ले लिया, y इक्वल टू 1 लिया, z इक्वल टू 0.5 रुपीज़, क्योंकि 50 पैसा दिया है तो उसको मैंने कन्वर्ट किया रुपीज़ में। ठीक है स्टूडेंट, तो फ्रॉम द टेबल मार्केट 1 हमने क्या किया, मार्केट 1 की जो वैल्यू है अगेन हमने वही यूज़ की है 10,000, 2,000, 18,000। तो 10,000, 2,000, 18,000 और इनटू उसका रेट 210.5, वो जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 31,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमें मिला 31,000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, मार्केट 1 की ग्रॉस वैल्यू थी 46,000। ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस है 31,000। मतलब अगर 46,000 में से जब हम 31,000 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हमें मिल जाएगा उसका प्रॉफिट। तो अभी हमने क्या किया, दैट टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1 इज इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू 46,000 माइनस 31,000 इक्वल टू 15,000। तो ये हमारा प्रॉफिट नंबर 1 हो गया। सिमिलरली फॉर मार्केट 2 वैल्यू ले ली 6,000, 20,000, 8,000 इंटू 2, 1 जो कॉमोडिटी की प्राइस दी है वो मल्टीप्लाई किया, 36,000 मिला। अगेन मार्केट 2 की जो वैल्यू थी जो हमने कंक्लूड की थी 53,000 रुपीज़, तो उसमें से जब हम 36,000 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 17,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू दिस इक्वल टू दिस। अभी हमें यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। वो मैंने कैसे लिखा है अब हम वो देखते हैं। ये वाला जो मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया है वो 2x3 का है और ये वाला मैट्रिक्स है वो भी 2x3 का है। ये जो कैलकुलेशन है वो आप एग्जाम में नहीं दिखाओगे तो चलेगा, ये जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं, सपोज m क्रॉस n। अभी हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब ये दो डिजिट्स सेम है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, n 2 है तो ये भी 2 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू आपको मिल गई 2। ठीक है, और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उस वक्त आपका आंसर दिस क्रॉस दिस के फॉर्म में मिलेगा। तो 3 तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, तो m की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई 2, तो ये m जो है उसकी वैल्यू भी 2। तो जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आएगा 2x2। सो x इक्वल टू ABCD मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया, ये जो x है उसकी जगह पे मैंने रख दिया सिंपल ABCD।
और x की बाजू में तो जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9। तो ये जो सम है अभी वो एक्सरसाइज 3.1 में जो हमने इनइक्वालिटी के सम्स देखे थे उसके हिसाब से अब आगे सॉल्व होगा। तो इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर मिला a+4c 2a + 5c 3a + 6c, b+4d 2b + 5d एंड 6b + 6d। वो बहुत ही सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी सम दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3। तो इन दोनों को अभी हम कंपेयर करेंगे तो a+4c = -7 हुआ एंड 2a + 5c = -8 हुआ। सो अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर मुझे सी और ए का मिल गया। उस हिसाब से बाकी के जो इक्वेशन है उसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे तो मुझे ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, वो लोग ए बी सी डी फाइंड करके सम खत्म कर देते हैं, बट इन क्वेश्चन दे आस्क्ड अस फॉर फाइंडिंग द मैट्रिक्स। मुझे ये जो वैल्यू मिली वो मैट्रिक्स के अंदर लिखनी पड़ेगी। तो मेरा आंसर ये कहलाएगा 1 - 2 2 एंड 0। ठीक है, लास्ट सम जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, मैंने आपको बोला था कि पीएमआई बेस के 4 सम है, तो ये वाला है जो चौथा सम है, क्योंकि पहले 3 सम तो हम देख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी = बी ए, देन प्रूव बाय पीएमआई। एक हमें ये प्रूव करना है और दूसरी ये वाली टर्म, जबकि दोनों के अंदर हमें बोला गया है दैट n बिलोंग्स टू n, मतलब कि नेचुरल नंबर। वो ऑलरेडी 11th में डिस्कस हो चुका है कि पीएमआई तभी पॉसिबल है व्हेन द नंबर इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ओनली। तो पहले हमने लिया ab⁴n = b⁴n डॉट a। अभी यहाँ पे भी वही पाथ फॉलो होगा, p(1) बाद में p(k) फिर p(k+1). ठीक है स्टूडेंट, तो p(1) मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, जो मैंने ले लिया p(1) इज़ ट्रू। p(k) को भी मैंने यहाँ पे ट्रू ले लिया है क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेप्ट करना होता है, उसको मैंने रिजल्ट नंबर 1 दे दिया। ओके, सो नेक्स्ट वन इज p(k+1). ओके, सो p(k+1) को मैंने लिया ab⁴k+1, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ये वाली टर्म है। उसमें से मैंने LHS को लिया है, ab⁴n की जगह पे मैंने k+1 रख दिया। तो ab⁴k+1 अकॉर्डिंग टू आवर रूल a⁴k+1 की जगह पे हम लिख सकते हैं a⁴k.a, तो ab⁴k.b। ओके, अब हमने क्या किया, ab⁴k की जगह पे फ्रॉम रिजल्ट 1 जो आगे हमें मिला है, ठीक है, आगे जो हमें रिजल्ट मिला था उसकी जगह पे, मतलब कि ये वाला जो रिजल्ट हमें मिला था ab⁴k = b⁴k.a। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया b⁴k.a.b। ओके, अब हमने क्या किया, a को बाहर ले गए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ab की जगह पे ba लिख दिया क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। b को फिर से बाहर ले आए, अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो b⁴k.b.a। इसकी जगह पे मैं जब इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो लिख पाऊंगा b⁴k+1.a = RHS, जो प्रूव करना था वो हो गया। सो p(k+1) इज ट्रू एंड बाय PMI वी हैव ab⁴n = b⁴n.a। अब हम प्रूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो कि दिया गया था ये वाला, ab⁴n = a⁴n b⁴n। तो अगेन p(1) को हमने यहाँ पे ट्रू ले लिया है क्योंकि वो प्रूव हो जाता है। p(k) को एज पर अवर रूल ab⁴k a⁴k b⁴k, सो p(k) इज ट्रू। फॉर p(k+1) अभी हमने क्या किया, ab⁴k+1, सो ab⁴k.ab, अगेन वो सेपरेट किया हमने। ओके, सो ab⁴k की जगह पे मैंने लिखा फ्रॉम रिजल्ट 1, ये जो रिजल्ट 1 मुझे मिला है उसके ऊपर से मैंने लिखा a⁴k.b⁴k और ab। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्टेप किया है कि a⁴k और a को कंबाइन कर दो, b⁴k और b को कंबाइन कर दो, सो a⁴k.a एंड b⁴k.b। जब एक कंबाइन होगा तो मिला a⁴k+1.b⁴k+1 विच इज इक्वल टू योर RHS। So p(k+1) is also true. So by PMI we can say that ab⁴n = a⁴n b⁴n. If you like my videos then please like, share and subscribe Dhaval Shah Maths.